चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। एंड हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में बात करने वाले ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग दे सकते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस, राइट, ब्रेक इवन एनालिसिस। अब सुनिएगा, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, इवन मतलब होता है बराबर, और एनालिसिस मतलब होता है विश्लेषण करना। मतलब कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर या इस ब्रेक इवन एनालिसिस के मतलब को अगर हम समझे तो हमें इस बात का विश्लेषण करना है, हमें किन चीज़ों को तोड़ना है, अपने कॉस्ट को तोड़ना है, राइट। यानी हमें एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना है जहां पर ब्रेक इवन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेरा सेलिंग प्राइस और मेरा टोटल कॉस्ट सेम आए। ब्रेक इवन जो एनालिसिस है, ये पर्टिकुलर वो एनालिसिस है जहां पर हम कौन से सिचुएशन की स्टडी करते हैं कि मेरे धंधे में ऐसा कितना मैं सामान बेचूं कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में रहूं। फिर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ऐसा एनालिसिस ही क्यों करना नो प्रॉफिट नो लॉस का, उसकी भी बात समझाते हैं। देखो, प्रॉफिट कमाने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि धंधे में लॉस ना हो, राइट। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि धंधे में लॉस नहीं होना चाहिए और आपको बिना लॉस के धंधा करना है, तो आपका धंधा ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लॉस प्रोटेक्ट करते आना चाहिए। तो लॉस प्रोटेक्ट करने के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि धंधे में मैं कम से कम कितने का सामान बेचूं कि मैं लॉस में ना जाऊं, राइट। जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर हम नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, राइट। तो इसी को हम लोग कौन सा पॉइंट भी बोलते हैं, इसी को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए मुझे एक एग्जांपल के लिए क्लासेस मैनेज करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट जो इनकर्ड करनी पड़ती है, राइट। एक एग्जांपल के लिए हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं ईयरली बेसिस पर, राइट। तो हमें ईयरली बेसिस पर, मैं फिलहाल एक ब्रांच के लिए कैलकुलेशन करता हूँ, हमें फिक्स कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है 1.5 लाख रुपए की, राइट। कितनी, 1.5 लाख रुपए की क्या इनकर्ड करनी पड़ती है, फिक्स कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है। और हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो होती है लगभग 500 रुपये पर स्टूडेंट, क्योंकि कोचिंग से रिलेटेड बिजनेस है तो यहाँ पर खर्चा पर स्टूडेंट वाइज लगेगा, राइट। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती है, 500 रुपये पर स्टूडेंट हमारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। चलिए, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सेलिंग प्राइस की, तो हमारा ऑन एन एवरेज जो सेल प्राइस है वो कितना है, 2500 रुपये पर स्टूडेंट। 2500 रुपये पर स्टूडेंट, ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपके सामने डेटा रख दिया, अब मुझे क्या जवाब चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैंने कम से कम कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है कि मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ये सारी चीज़ मेरे सामने है। अगर एक एग्जांपल के लिए, ये डेटा समझ में है, मैंने जो डेटा आपको दिया है ये डेटा समझ में है। फिक्स कॉस्ट कितनी लगती है साल भर में, 1.5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपये पर स्टूडेंट लगता है और सेलिंग प्राइस पर स्टूडेंट कितना है, 2500 रुपये। मतलब ये हमारी इनकम हो गई और ये हमारे खर्चे हो गए, बरोबर, ये हमारी कॉस्ट हो गई। अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पर मेरा टोटल सेल प्राइस किसके बराबर हो, टोटल सेल प्राइस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो, तो इस पॉइंट को मैं नो प्रॉफिट नो लॉस बोलूँगा। जितने खर्चे आ रहे, अगर उतने का ही माल बिका है तो ये तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। तो हमें ये जानना है कि मैंने कम से कम कितने स्टूडेंट्स को एक साल के अंदर पढ़ाना चाहिए कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहें। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं इसका एनालिसिस करूं, तो अगर मैं पूरे साल भरे में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, पूरे साल भरे में कितने स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, एक, तो मेरा सेल प्राइस कितना है, एट द रेट एक स्टूडेंट के लिए कितना सेलिंग प्राइस बनता है, 2500। तो अगर मैंने पूरे साल भर में एक ही स्टूडेंट को पढ़ाया तो टोटल कितना सेल हो जाएगा, 2500 का। और सेल में से मैं एक खर्चे को माइनस कर देता हूँ, कौन से खर्चे को, वेरिएबल कॉस्ट को। तो हमारे पास अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं, अगर मैं पढ़ा ही एक स्टूडेंट को रहा हूं तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी
एक ही स्टूडेंट के लिए इनकर्ट करना पड़ेगा क्या? जब स्टूडेंट एक है तो हमें वेरिएबल कॉस्ट भी एक स्टूडेंट का आएगा। कितना आ जाएगा एक स्टूडेंट के पीछे वेरिएबल कॉस्ट? 500 रुपये। तो बताओ अगर 2500 में से 500 माइनस किया जाता तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का बच जाता है? 2000 का। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। और हमें फिक्स कॉस्ट कितनी लगी? तो फिक्स कॉस्ट लगी हमें 1.5 लाख। यानी कि अगर मैं एक ही बच्चे को पूरे साल भर पढ़ाऊँ तो हमारा जो बिजनेस है वो लॉस में जाएगा। हमें नेट कितने का नुकसान हो जाएगा? 1,48,000 का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अगर मैं नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस की बात करूँ तो हमें कितने का प्रॉफिट लॉस होने वाला है? 1,48,000। तो अब कुछ लोग बोलेंगे सर धंधा बंद कर दो। भाई काहे बंद करूँ? मेरे धंधे के अंदर पोटेंशियल मार्जिन है। मैं धंधा बंद करने से ज़्यादा फोकस ना करूँ कि बच्चे और बढ़े। फोकस कहाँ होना चाहिए? बच्चे बढ़ाने पर, ना कि धंधे को बंद करने पर। धंधे में मार्जिन कितना पता है क्या आपको? चलो मार्जिन दिखाता हूँ। तो मार्जिन कैसे निकालना धंधे का? पीवीआर, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको शॉर्ट में पीवी रेशियो बोलते हैं। अच्छा कैसे निकलता पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, राइट। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो 2000 का कंट्रीब्यूशन बचता है क्या? एक बच्चे को पढ़ाने के बाद 2000 रुपये फिर भी बचते हैं क्या? वो तो फिक्स कॉस्ट की वजह से हम नुकसान में आए थे। डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 100। तो अगर आप यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन अगर कैलकुलेट करते हो 40% का, 40 नहीं कितना आएगा? 25, 80% का मार्जिन है क्या? राइट, कितने परसेंट का? 80% का मार्जिन है। अब बोलो ऐसे धंधे को बंद करने के बारे में सोच रहे हो जिसमें 80% मार्जिन है, मतलब 100 रुपए का सामान बेचोगे ना, 80% आपका धंधा कमा के देता है आपको, तो क्या ऐसे धंधे को बंद करना चाहिए? नहीं। 80% मार्जिन कौन देता है? तो ये बिजनेस के अंदर 80% का मार्जिन है। तो धंधे को बंद करना डिसीजन तो एक मूर्खता वाला डिसीजन है। अब फोकस कहाँ होना चाहिए? धंधे को बंद नहीं करना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की काउंटिंग को बढ़ाना, यानी ज़्यादा यूनिट सेल करना, वहाँ फोकस होना चाहिए आपका। से अभी तो लॉस में हूँ, अब मुझे डिसीजन लेना है कि यार मैंने कम से कम कितने यूनिट्स बेचना चाहिए कि मैं लॉस में ना हूँ। चलो एक काम करता हूँ, 50 बच्चे अगर साल भर पढ़ाऊँ तो ठीक है। अगर साल भरे में 50 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो अब कॉस्ट कितनी बनेगी? तो एक बच्चे को पढ़ाता हूँ तो 2500 रुपये की फीस मिलती है, तो 50 बच्चों को पढ़ाएंगे तो फीस कितनी आएंगी? मल्टीप्लाइड करके बताओ। 1,25,000। अच्छा ये तो हो गई 50 बच्चों को पढ़ाने की सेल प्राइस। तो कॉस्ट भी तो लगी होंगी, जब 50 बच्चों को पढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50 बच्चों के पीछे लगेंगे। तो निकालो 500 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 25,000। यानी कि 1 लाख का कंट्रीब्यूशन बचा क्या, जबकि फिक्स कॉस्ट कितने का था? 1.5 लाख। स्टिल लॉस में ही हूँ क्या? 50,000 के। लेकिन देखो बच्चे बढ़ने की वजह से क्या हुआ? लॉस कम हुआ क्या? जो लॉस पहले 1,48 का होता था, लॉस कम होकर क्या हो गया? 50,000। बट स्टिल अभी भी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन पे नहीं पहुंचा, अभी भी लॉस में हूँ, राइट। चलो एक काम करते हैं, 100 बच्चों को पढ़ा के देखें, राइट। अगर 100 बच्चों को पढ़ाकर देखते हैं तो प्रॉफिट में आएंगे या लॉस में आएंगे, चेक करें। चलो तो अब मैं 100 स्टूडेंट्स के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ यहाँ कि अगर मैं 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ तो अब मेरा कैसे डाटा आना चाहिए? तो 2,500 फीस मिलेंगी और 100 बच्चों के पीछे मिलेगी, तो कितना पैसा मिल जाएगा? 2.5 लाख रुपए, राइट। और उसके अलावा अगर हम बात करें वेरिएबल कॉस्ट की तो 500 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, और इंटू अगर 100 करूँ तो कितना आ जाएगा? 50,000। तो 2 लाख बचेगा हमारे पास, राइट। और प्रॉफिट अपने फिक्स कॉस्ट की बात करूँ तो 1.5 लाख। तो अब हम 50,000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं क्या? लेकिन स्टिल मुझे तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पता करना है ना, यानी मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए, मुझे ऐसे बच्चे निकालना है जो मिनिमम मैंने पढ़ाना है। देखो 100 पढ़ाऊंगा तो फिर तो प्रॉफिट में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे इतने स्टूडेंट्स निकालना है कि कम से कम मैंने पढ़ाऊँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि मुझे एक मिनिमम अपना वो पॉइंट पता होना चाहिए कि मेरे को कम से कम इतने स्टूडेंट का तो भी एडमिशन करना पड़ेगा क्लासेस के अंदर, ताकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर रहूं, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़े से मैं बच्चों को एक बार ट्रायल कम करके देखता हूँ। एक काम करता हूँ, 75 बच्चों को पढ़ा के देखते हैं। कितने? 75 स्टूडेंट्स को पढ़ा के देखते हैं। लेट्स सी 75 स्टूडेंट में प्रॉफिट लॉस कितना निकलता है। तो जरा 2,500 इंटू 75 स्टूडेंट्स करो, कितना आता है सेलिंग प्राइस? 1,87,500। अच्छा 75 इंटू 500 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट निकालो,
75 इंटू 500 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे 37,500। तो माइनस करने पर कितना बचेगा 1.5 लाख बरोबर, और फिक्स कॉस्ट भी कितनी थी 1.5 लाख, तो प्रॉफिट लॉस कितना आ गया 0। यानी कि जो हमारे बिजनेस का बीईपी पॉइंट जो निकला है, बीईपी यूनिट्स या जो बीईपी पॉइंट निकला है वो निकला 75 स्टूडेंट्स। यानी कि अगर हम 75 बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। अगर 75 से एक बच्चा भी अगर कम आया, 74 बच्चा भी रहा तो हम लॉस में हैं। अच्छा 75 से अगर ज़्यादा आ गए तो फिर हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। फिर जितना ज़्यादा बच्चा बढ़ते जाएगा 75 से ज़्यादा तो क्या होते जाएगा, हम लोग प्रॉफिट में आते जाएंगे, राइट। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, अच्छा कैसे किया, ये तो एक ट्रायल एंड एरर के थ्रू किया। चलो अभी किस्मत अच्छी थी कि हमको चौथे पांचवें ट्रायल में ही मिल गया। कई बार ऐसा होता है कई 1000 ट्रायल कर लेते फिर भी हमको ये पॉइंट मिलता नहीं है। तो फिर कैसे दिमाग लगाया जाए, कैसे ये निकाला जाए। तो अगर आप लोग एक लॉजिक समझ रहे होंगे कि ये 75 यूनिट हमने कैसे निकाला। देखो मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस कब जीरो होगा, जब मेरा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट ये दोनों जब सेम हो, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जब सेम हो तब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आऊंगा। इतनी बात समझ में आई क्या। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो, फिक्स कॉस्ट के बराबर हो तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आऊंगा। यानी अगर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर रहना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, अगर मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर रहना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कंट्रीब्यूशन किसके बराबर हो, कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बरोबर। जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर फिक्स कॉस्ट तो हमें पता थी कितनी 1.5 लाख है। अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें टोटल में नहीं पता थी, लेकिन अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में पता थी क्या। देखो सवाल में जो डेटा दिया था, क्या कंट्रीब्यूशन मुझे पर यूनिट में पता है। 2,500 रुपए का सेल होता है, 500 का वेरिएबल कॉस्ट है, तो एक यूनिट के पीछे हमारा कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का आ जाता है, 2,000 का। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए था, तो इस 500 में ये 500 क्या आ गया, सॉरी 500 नहीं 2,000 क्या आ गया आपका कंट्रीब्यूशन। ये 2,000 में ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाइड करूं वो क्वेश्चन मार्क है कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो कितने के बराबर आ जाए, 1.5 लाख है। तो ये 2,000 में मैं क्या मल्टीप्लाइड करूं कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर फिलहाल में आपको नहीं पता, निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 2,000 को इक्वल्स टू के इधर अगर ट्रांसफर कर दूं तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2,000 हो जाएगा क्या, तो ये मुझे क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा। कितना आएगा क्वेश्चन मार्क का आंसर, 75। और यही वो ट्रायल से निकला था क्या, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूले की बात करूं तो मैं डायरेक्टली बीईपी निकाल सकता था क्या, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकता था। तो अगर मुझे बीईपी यूनिट्स अगर डायरेक्टली निकालना होता तो कैसे निकालता, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, बीईपी इन यूनिट्स पता चल जाएगा कि कितने यूनिट्स हमको कम से कम बेचने चाहिए कि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाए, राइट। अब देखो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लॉजिकल समझाओ तो लॉजिकल बिल्कुल समझ में नहीं आता, जितना लॉजिकल समझाने की कोशिश करो तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लॉजिकल समझाने के चक्कर में कंफ्यूज होते हैं। कुछ बच्चों को ऐसा सीधा रट्टोलॉजी जैसा पढ़ाओ, ये फॉर्मूला है, ये वैल्यू रखना है, खत्म कहानी। ज़्यादा लॉजिक की बात की है उनके सर के ऊपर से जाता है। इसीलिए मैं पहले पूरे आपको एक फॉर्मूले की समरी लिखवा देता हूँ और फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। जिसको लॉजिक से समझना है वो लॉजिकल चीज़ों को समझते चलेगा, जिसको लॉजिकल बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता वो सीधा भैया फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकालो, राइट। तो आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग दे सकते हो फॉर्मूलेस। ओके सो आप लोग फॉर्मूले के हेडिंग दीजिए और इसमें चलिए 1 बाय 1। सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर एक बहुत ज़रूरी एक स्टेटमेंट बनाना होगा, राइट। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम, या इसी को स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं, इसी को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ इनकम भी बोलते हैं। एक ही चीज को बहुत सारे नाम हैं,
राइट। मैं कोई एक नाम लिखवा रहा हूं यहां पर, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम। इसमें सबसे पहला कॉलम है आपका पर्टिकुलर, चलिए अमाउंट, तो एक अमाउंट रहेगा आपका पर यूनिट के लिए और एक अमाउंट का कॉलम रहेगा आपका टोटल के लिए, राइट। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा ये फॉर्मेट। तो जल्दी से आप लोग साथों साथ क्या बनाते हुए चले, फॉर्मेट बनाते हुए चले। तो पर्टिकुलर, अमाउंट। तो सबसे पहले हमें ये स्टेटमेंट बनाना कैसे है, तो ये स्टेटमेंट बनाना है हमने सेल्स माइनस सेल्स, ठीक है, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से क्या माइनस कर दो, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट, तो क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस, नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। तो ये आपका क्या बन गया, इनकम स्टेटमेंट। तो होप आपको ये स्टेटमेंट कैसे बन रहा है उसको लेकर क्लियरिटी है। तो सेल्स आपको हो सकता है पर यूनिट में दे या हो सकता है टोटलिटी में दे, तो जिसमें भी दे आपने सेल्स का फिगर लेना है। वेरिएबल कॉस्ट आपको हो सकता है पर यूनिट में दे या हो सकता है टोटलिटी में दे। कंट्रीब्यूशन, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकलता है, राइट। पर यूनिट में भी निकल सकता है, टोटलिटी में भी निकल सकता है। जनरली जो फिक्स कॉस्ट होंगी ना वो आपको टोटलिटी में ही दी रहेंगी। जनरली फिक्स कॉस्ट कैसे दी रहेंगी आपको, टोटलिटी में दी रहेंगी, राइट। और रही बात प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट टोटलिटी में भी निकल सकता है, पर यूनिट में भी निकल सकता है। चलिए, तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। और इस स्टेटमेंट को हम इस टॉपिक का सुपर हीरो बोलेंगे। सर क्यों सर, क्योंकि जिसने ये स्टेटमेंट सही बना लिया उसका 50% सॉल्यूशन ऐसे ही खत्म हो गया। मतलब ये स्टेटमेंट 5 बातें आपको याद रखनी है, से 5 भी नहीं बोल सकता, 2 ही बातें याद रखनी है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट लॉस। बस ये बात, ये स्टेटमेंट आपको क्या करना है, सेट रखना है अपने दिमाग के अंदर। तो होप इतनी बात आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगी। अब अगर मैं आप लोगों को कुछ और डायरेक्ट फॉर्मूलेस की अगर मैं बात करूं, चलिए तो कुछ हम लोग और ये स्टेटमेंट के बाद कुछ और फॉर्मूलेज है जो लिखते हैं। सो सबसे पहले आप लोग लिखेगा पीवीआर, राइट। पहला फॉर्मूला लिखेगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो सेपरेटली आपका स्टेटमेंट बन गया है। अब उसके बाद आप लोग ये स्टेटमेंट बनने के बाद अब हम कुछ बीईपी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज और है जो लिख रहे हैं। पहले हमने स्टेटमेंट बनाया, अब कुछ फॉर्मूलेज है जो हम राइट डाउन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई नेट सेल्स इनटू 100, राइट। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई नेट सेल इनटू 100। ठीक है, इसको कोई रूट ना समझे, नहीं तो साइंस बैकग्राउंड वाले इसको रूट समझना चालू कर देंगे, बोले स्क्वायर रूट के अंदर तो नहीं है। चलिए, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को ही हम शॉर्ट में क्या भी बोलते हैं, पीवी रेशियो, राइट। तो और ये कंट्रीब्यूशन का जो डिनोटिंग फॉर्म है, जब आप लोगों ने स्टेटमेंट जो ये लिखा था, राइट, तो यहाँ पर आप चाहो तो इनको जैसे सेल्स को हम एस से डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वेरिएबल कॉस्ट को हम शॉर्ट में वी से डिनोट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन को सी से डिनोट कर सकते हैं और फिक्स्ड कॉस्ट को एफ से डिनोट कर सकते हैं। प्रॉफिट आया तो पी, लॉस आया तो एल, राइट। तो ये उसके शॉर्ट फॉर्म्स हो गए, मतलब हम इन वर्ड से उनको क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ये उनके नोटेशंस हो गए सारे के सारे। चलिए, तो होप आप लोगों ने सबसे पहला फॉर्मूला लिख लिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, करेक्ट। अच्छा, दूसरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बाद अगला सेकंड जो फॉर्मूला है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, या पॉइंट की जगह कई बार सेल भी दे देता है। ब्रेक इवन पॉइंट की जगह कई बार क्या दे देता है, सेल वर्ड यूज कर देता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट या सेल आपको निकालना है रुपीज़ में, काय में निकालना है,
रुपीज़ में, तो अब आपका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? तो आपका फॉर्मूला बनेगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। चलिए, उसके अलावा अगर आपको सिमिलरली ब्रेक इवन पॉइंट काय में निकालना हो, यूनिट्स में, ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है वो रुपीज़ के टर्म्स में भी निकलता है और यूनिट्स के टर्म्स में भी निकलता है। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में अगर निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक तो रुपीज़ में भी निकलता है और दूसरा यूनिट्स में भी निकलता है। चलिए, उसके अलावा हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट। तो अगली चर्चा हमारी नेक्स्ट फॉर्मूले को लेकर, और अगला जो फॉर्मूला रहेगा आपका वो रहेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में कितना सेफ्टी पॉइंट है, मतलब आप कितने सेफर जोन में हो, कितना आपके पास एक्सेस सेल रखा हुआ है जो आपको सुरक्षित करके रखा है, लॉस में जाने नहीं दे रहा है, हमें वैसा सेल निकालना है, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला है आपका एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। ब्रेक इवन पॉइंट को हम शॉर्ट में बीईपी बोलते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को शॉर्ट में एमओएस बोलते हैं। तो एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक ऑल्टरनेटिव और फॉर्मूला है, मैं इसी के और में वो फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक और तरीके से निकाला जा सकता है और वो तरीका है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवीआर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले हैं, दोनों से आंसर सेम आता है क्या? हाँ जी, ऑलवेज सेम आता है, राइट। दोनों में से जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, दोनों से आंसर क्या आता है? सेम ही आता है। उसके बाद अगर मैं चौथे फॉर्मूले की तरफ चलूं, चलिए मैं चौथे फॉर्मूले की तरफ चलूं, तो हमारा चौथा फॉर्मूला है एस्टिमेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देखो, नाम से समझ में आ रहा है हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, कि हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, हमें वो पता करना है। क्या पता करना है? हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट पता करना है। लेकिन ये एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट पता करना है ना, ये फॉर गिवन सेल, आपको सेल दिया होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मान लो मैंने 5 लाख का सामान बेचा, जैसे आपको मैंने इसी सेशन में जैसे एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, क्या एग्जांपल दिया था? अच्छा, मैं जितने ये फॉर्मूलेज यूज़ कर रहा हूँ ना, एक काम करता हूँ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश किया था। एक डेटा लिया था मैंने आपको, ये जहाँ पर फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 500 रुपये पर यूनिट है और सेलिंग प्राइस 2500 रुपये पर यूनिट है। अगर मैं इन डेटा का इस्तेमाल करते हुए एक एक चीज़ अगर आपको निकालते हुए चलूँ, तो स्टेटमेंट में आपको फिगर के साथ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो मैंने अभी तक जितने फॉर्मूले या स्टेटमेंट बनाए हुए वैल्यूज़ को रखते हुए चलता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को क्या दिया था, चलो थोड़ी डिफरेंट हम इंक यूज़ कर लेते हैं। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको सेल प्राइस दिया था 2500 रुपये, बराबर। एक यूनिट कितने में बिकता है बोला था हमने? 2500 रुपये। जबकि वेरिएबल कॉस्ट कितना आता है बोला था हमने? 500। तो एक यूनिट के पीछे कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 2000 का, करेक्ट। जबकि फिक्स कॉस्ट हमको टोटलिटी में दी थी, 1.5 लाख रुपये हमें फिक्स कॉस्ट दिया था, ये टोटलिटी में था। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन थी क्या? नहीं थी। तो जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने इस स्टेटमेंट के अंदर रख दिया। नाउ मुझे अगर ये पता करना है कि मेरे बिजनेस का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना, मार्जिन कितना है धंधे में, तो कैसे पता चलेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। क्या मुझे मेरे बिजनेस का कंट्रीब्यूशन पता चल गया था? कितना था कंट्रीब्यूशन? 2000। क्या मुझे मेरे बिजनेस का नेट सेल भी पता था? कितना था? इनटू, तो कितना परसेंट आ गया? 80%। यानी हमारे बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है? 80% का प्रॉफिट मार्जिन है।
समझ में आई बात? ओके। दूसरा, जैसे कि हमने आपको फिक्स कॉस्ट कितना दिया था, 1.5 लाख, और डिवाइडेड बाय हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना था, 80%। तो उठाओ कैलकुलेटर और करो सिंप्लीफाइड, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 80, फिर परसेंट की बटन दबा देना क्योंकि 80% है ना। तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 80%, बताइए कितना आंसर आता है? 1,87,500। यानी मैंने कम से कम 1,87,500 का सामान बेचना पड़ेगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आऊँगा, क्योंकि बीईपी का मतलब ही क्या होता है, ऐसा सेल जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस है। बीईपी सेल का मतलब ही होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सेल। डन यहाँ तक के? ओके। अच्छा, अगर मुझे यही सेम चीज़ यूनिट्स में पता करने होते, मुझे अगर ये पता करना है कि मैंने कम से कम कितना यूनिट बेचना चाहिए, तो यूनिट में अगर आपको बीईपी निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कि 1.5 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एक यूनिट के पीछे का कंट्रीब्यूशन पता है क्या, कितना आया था, 2000। तो कितना आंसर आ जाएगा, 75 यूनिट्स। और हमने जो लॉजिकल जब स्टार्टिंग में बात किया था तो 75 यूनिट से निकल रहे थे क्या हमारे भी, करेक्ट? चलिए, अच्छा, इसके अलावा मान लो एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे धंधे में एक्चुअल जो सेल हुआ है ना, एक्चुअल सेल वो कितना हुआ है, साल भरे में 5 लाख का एक्चुअल सेल हुआ है। एक्चुअल सेल कितना होता है साल भरे में, 5 लाख का एक्चुअल सेल है। इसमें से अगर मैं बीईपी सेल को माइनस कर दूं तो हमारा बीईपी सेल कितना होता है, 1,87,500। तो एक्चुअल सेल से अगर मैं बीईपी सेल को माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकल जाएगा, निकाल सकते हैं क्या? यस, बताइए। अगर मान लो मैं बोलता हूँ आपको 5 लाख मेरा एक्चुअल सेल है और 1,87,500 मेरा बीईपी सेल है, तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने रुपए का निकल जाना चाहिए, 3,12,500 का। ये क्या निकल जाएगा हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। करेक्ट, क्या निकल जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उसके अलावा अब क्योंकि सवाल में मुझे प्रॉफिट नहीं पता है इसलिए हम नहीं निकाल सकते। बाकी हाँ, अगर मैं आप लोगों को सपोज ये डेटा पूरा अगर दे देता, जैसे यहाँ पर मान लो हम मान के चल रहे कि हमारा टोटल सेल कितना है, 5 लाख का, यही अज्यूम किया ना हमने, 5 लाख। ओके, तो मुझे बताओ अगर 5 लाख का टोटल सेल है तो यूनिट कितने बिके होंगे, निकाल सकते हो क्या? 5 लाख में टोटल सामान बिका है और एक यूनिट कितने में बिकता है, 2,500 में। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,500 अगर करूंगा तो मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल जाएंगे क्या, बताइए। यूनिट्स कितने आ गए, 200। मतलब यहाँ हमने कितने यूनिट्स बेचा है, 200 यूनिट्स बेचा है, करेक्ट। तो फिर एक यूनिट के लिए 500 रुपये का खर्चा करना पड़ा, तो 200 यूनिट के पीछे कितना खर्चा हुआ होगा, 1 लाख। तो हमारा कंट्रीब्यूशन टोटलिटी में कितना आ गया होगा, 4 लाख, बरोबर। कितना आया होगा, 4 लाख। और फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 1.5 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2.5 लाख। अगर मैं टोटलिटी में निकालता तो इस तरीके से निकल जाता। 5 लाख अगर मेरा सेल था तो मैंने यूनिट्स कैसे निकाला, ये 200 यूनिट कैसे पता चला, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,500 यूनिट्स, 2,500 रुपये। मैं टोटल माल 5 लाख में बेच रहा हूँ और एक यूनिट है 2,500 में बिकता है, तो मैंने 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,500 किया तो मुझे क्या पता चल गया, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बिके होंगे। और जितने यूनिट्स बिके होंगे उसी के हिसाब से हमारा वेरिएबल कॉस्ट लगा होगा। चलिए, ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपने इस फॉर्मूले से निकाला, हम दूसरे फॉर्मूले से निकाले तो भी सेम आंसर आता है। कितना आया था हमारा प्रॉफिट, 2.5 लाख आया था क्या, 2.5 लाख ही आया था प्रॉफिट। डिवाइडेड बाय हमारा पीवी रेशियो कितना था, 80% था क्या, तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 80% कितना आ जाता है, 3,12,500। देख लो सेम आ रहा है कि नहीं आंसर। तो यानी प्रूफ होता है कि हमारे पास ये जो दो अलग अलग फॉर्मूलेज बने हैं, दोनों फॉर्मूले से ऑलवेज आंसर क्या होता है, सेम आता है। चलिए, तो अभी तक मैंने आपके साथ 3 फॉर्मूले डिस्कस किया हुआ है। पहला पीवीआर से रिलेटेड, दूसरा बीईपी से रिलेटेड, तीसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी से रिलेटेड। चलिए, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन कर रखा है। चलिए आगे चौथे फॉर्मूले की तरफ डिस्कस करते हैं। होप मैं आपको वैल्यूज रखकर समझाते हुए चल रहा हूँ तो और क्लैरिटी बेटर होते हुए चल रही होंगी।
चलो मैं चौथी चीज आपको बताने जा रहा हूं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट फॉर गिवन सेल, राइट। यानी कि आपको कोई सेल्स का फिगर गिवन है और बोलता है कि चलो अगर इतने का सामान अगर आपने बेच दिया तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जो भी आपको गिवन सेल था वो गिवन सेल को मल्टीप्लाइड कर देंगे किससे, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से। तो सेल इंटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो करने से ना मुझे कंट्रीब्यूशन मिल जाता है, और इसमें से फिर क्या माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। क्या माइनस कर देते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट पता चल जाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलता हूं कि एक साल के अंदर हमारा जो सेल है, अगर वो सेल 12 लाख का होता, एक साल में अगर हमारा सेल कितने का हो जाए, 12 लाख का अगर सेल हो जाए, तो हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा। अगर मैं जैसे अभी इस बार हम लोगों ने 5 लाख का सामान बेचा था तो समथिंग 2 लाख कुछ 50,000 कमाया था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर 12 लाख का सामान बिकेगा तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे, निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर 12 लाख का सामान बिकेगा, मतलब गिवन सेल कितना था हमारे पास, 12 लाख, एक मिनट, हाँ गिवन सेल कितना था हमारे पास, 12 लाख, इंटू पीवी रेशियो कितना था 80%, और माइनस फिक्स कॉस्ट कितना था 1.5 लाख। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 12 लाख का 80% कितना होता है, 9,60,000, और इस 9,60,000 में से अगर मैं 1.5 लाख माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा, 8,10,000। यानी कि अगर हमने 12 लाख रुपए का सामान बेचा ना तो हमें 8,10,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। करेक्ट, कितने का प्रॉफिट होगा, 8,10,000 का। तो ये क्या हो गया आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अगर आपको निकालना है, अगर आपको गिवन सेल पता हो तो उस पर हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। डन। अच्छा, अब मैंने बोला कि अब मैं एक लास्ट एक फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं बोलता हूं कि मुझे ना 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है। कितने का, ये मेरा प्रॉफिट है, रिक्वायर्ड है मुझे इतना प्रॉफिट, मुझे इतने प्रॉफिट की चाहत है। मुझे अगर 15 लाख कमाना है तो उसके लिए उतने वैल्यू का उसके हिसाब से सेल भी करना पड़ेगा। तो अगर मेरे को 15 लाख कमाने की इच्छा है तो मुझे ये डिटरमाइन करना पड़ेगा ना कि सामान कितने का बेचना पड़ेगा। अगर 15 लाख की कमाई करना है तो उसके लिए सामान कितने का बेचना है, मतलब आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड सेल। अब आपको क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड सेल, मतलब सेल कितना रिक्वायर्ड है फॉर रिक्वायर्ड प्रॉफिट, या रिक्वायर्ड की जगह गिवन प्रॉफिट। यानी अब आपको क्या गिवन होगा, प्रॉफिट, कि भैया 1.5 लाख कमाने हैं तो उसके लिए कितने रुपए का सामान बेचना पड़ेगा। चलो जरा देखें, यस बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं, इसके लिए फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जो भी एस्टिमेटेड या रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, एस्टिमेटेड या जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट दिया होगा आपको वो ऐड हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट में। अच्छा छोड़ो, मुझे पहले इतना बताओ, ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर ये किस चीज का फॉर्मूला है, कहीं पढ़ा है क्या हमने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर किसी चीज का फॉर्मूला है क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर किस चीज का, और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसमें अगर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में अगर अपना प्रॉफिट जोड़ दूं तो मुझे पता नहीं चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट के लिए सेल कितना करना है। यानी बीईपी के फॉर्मूले में, क्योंकि बीईपी तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सेल बताता है, तो उसी में मेरे को जितना प्रॉफिट चाहिए जोड़ दिया तो पता चल जाएगा मुझे कि कितने का सामान बेचना है। जैसे अगर मैं इसको एक अगर नंबर के साथ सॉल्व करके अगर आपको बताऊं तो हमारे एग्जांपल में 1.5 लाख क्या थी हमारी फिक्स कॉस्ट, प्लस हमने 15 लाख रुपए का एस्टिमेशन रखा है क्या प्रॉफिट का, तो 1.5 लाख के फिक्स कॉस्ट, हमारा रिक्वायर्ड या एस्टिमेटेड प्रॉफिट 15 लाख डिवाइडेड बाय पीवीआर 80%। तो बताइए कितने रुपए का सामान बेचना पड़ेगा। तो इसको जोड़ देंगे तो 16.5 लाख, और 16.5 लाख डिवाइडेड बाय 80% कितना आता है आंसर, 20,62,500। यानी हम जब 20,62,500 का सामान बेचेंगे ना तब जाकर हमें 15 लाख का प्रॉफिट बचेगा। करेक्ट। अच्छा, कुछ लोगों को ना ऐसा डाउट होता है, कैसा डाउट होता है सर सही में,
तो चलो प्रूफ भी कर लेते हैं। सही में अगर 20,62,500 का सामान बिकेगा तो सच में 15 लाख प्रॉफिट बचेगा या नहीं बचेगा, आपको प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार का डाउट आपके माइंड में ना रहे फॉर्मूलेस को लेकर। क्योंकि जितने भी फॉर्मूले बनाए गए सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब जो वो बोल रहे कि ऐसा होगा तो पक्का वैसा ही होगा। अगर आपको डाउट है तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, वो ऐसा क्रॉस वेरिफिकेशन करके, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको क्या करवा रहा हूँ, प्रूफ करवा रहा हूँ कि सच में अगर हमारा सेल कितने का हो गया, 20,62,500 का। अच्छा मुझे बताओ सेल में से क्या माइनस करते हैं हम, वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से क्या माइनस करते हैं, फिक्स कॉस्ट। तो क्या आ जाता है, प्रॉफिट या लॉस। चलो अब देखो मुझे सेल का फिगर पता है कि अगर मैंने 20,62,500 का सामान बेचा तो मुझे प्रॉफिट 15 लाख का आना चाहिए, यही कैलकुलेट करना है ना। अच्छा मेरा कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट था, 80%। कंट्रीब्यूशन 80% निकाला था। अच्छा सर कहाँ निकाला सर, पीवीआर जो है ना वो परसेंटेज में है तो उसको पीवीआर बोल रहे हैं। वो एक्चुअली क्या है, कितना परसेंट आप कंट्रीब्यूशन कमाते हो, एक्चुअली वो उसी का मार्जिन निकलता है। फॉर्मूला क्या होता है पीवीआर का, कंट्रीब्यूशन। आपको अगर पीवीआर का फॉर्मूला पता हो तो क्या फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल, करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूं आपको पीवीआर भी पता है, सेल भी पता है, तो क्या डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन निकल सकता है, कैसे, इनटू करके सेल इनटू पीवीआर कर दूंगा तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। क्या मैंने क्या किया, इस सेल को इधर ट्रांसफर कर दिया, डिवाइड में था उधर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाइड। तो मुझे बताओ क्या मैं 20,62,500 का अगर डायरेक्ट 80% निकालूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। क्या सेल का 80% क्या है, कंट्रीब्यूशन है। जरा निकाल के बताओ कितना आता है सेल का 80%, 16,50,000 का कंट्रीब्यूशन है। होप ये कंट्रीब्यूशन कैसे निकला आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। जितने का सामान बिका उसका 80% हम कमाते हैं, वही तो हमारे धंधे का मार्जिन था। और इस सर कहाँ निकाला हमने, इनिशियल स्टेज पे निकाला हुआ है 80%। तो सेल इनटू मैंने पीवीआर कर दिया तो मुझे मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल गया, राइट। तो 16,50,000 क्या था मेरा कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी, 1.5 लाख। क्योंकि देखो तुम 1 लाख यूनिट बेचो, 1 लाख का माल बेचो, 5 लाख का माल बेचो, 20 लाख का माल बेचो, 1 करोड़ का माल बेचो, फिक्स कॉस्ट एक बार जो इनकर्ड हो गई तो वो बदलती नहीं है अनटिल अनलेस उससे रिगार्डिंग कोई आपको स्पेशल इंफॉर्मेशन ना दी हो। अगर बोलता सवाल में कि चलो फिक्स कॉस्ट को भी बढ़ाना है तो बात अलग है, कुछ नहीं बोला तो फिक्स कॉस्ट ऑलवेज क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो आ रहा है के बराबर 15 लाख का प्रॉफिट, यानी प्रूफ होता है कि अगर आप 20,62,500 का सामान बेचो तो बराबर आपको 15 लाख का प्रॉफिट होता है। यस क्या होता है, ये प्रूफ होता है। चलिए बढ़ते आगे। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं। तो मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलेज दिखेंगे, बट जितने फॉर्मूलेज अभी मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, राइट। चलिए अब देखिए कुछ सवाल आप लोगों के सामने है, ये सवाल आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, ये आपको होमवर्क रहने वाले हैं। बट मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करवाने के इंटेंशन से क्लास में सॉल्व करवाता हूँ। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1, राइट। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर आ जाइए। क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 1, ये बोलता है फाइंड आउट बीईपी सेल। आपको क्या निकालना है, बीईपी सेल निकालना है। क्या निकालना है आपने, बीईपी सेल निकालना है। चलिए मैं यहाँ पर एक आपका इलस्ट्रेशन नंबर पहला ला रहा हूँ। आगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपके सामने। हाँ जी सर, क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो ये बोलता है फाइंड आउट बीईपी सेल। क्या निकालना है हमने, बीईपी सेल इफ बजटेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट। आपको आउटपुट बता दिया, कितने यूनिट्स का आउटपुट है आपके पास, 80,000। फिक्स कॉस्ट भी बता दिया, कितना है फिक्स कॉस्ट, 4 लाख। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बता दिया। चलो तो करेंगे इसका सोल्यूशन स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट बना लेना चाहिए। स्टेटमेंट को नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बोलो, मार्जिनल इनकम बोलो, इनकम बोलो, सब चलता है। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम।
पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर उसके बाद के दो कॉलम अमाउंट के, लेकिन पहला वाला जो अमाउंट का कॉलम है वो पर यूनिट के लिए रहेगा और दूसरा वाला जो अमाउंट का कॉलम है वो टोटल के लिए रहेगा। ये रहेगा पर यूनिट के लिए और ये रहेगा टोटल के लिए। चलिए, तो हमारा जो स्टेटमेंट क्या बोलता है, सेल, और सेल में से क्या लेस हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और फिर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट प्रॉफिट या लॉस। करेक्ट, हाँ जी सर करेक्ट। चलो अब मुझे बताओ एक यूनिट हमारा कितने में बिकता है। अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो 20 रुपए में बिकता है क्या, हमारा सेल पर यूनिट 20 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आना चाहिए, 10 रुपीज़। कितना आना चाहिए, 10 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, और क्या सवाल में आपको आउटपुट दे रखा है क्या, क्या सवाल में आउटपुट दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। कितने यूनिट्स का आउटपुट दे रखा है, 80,000 यूनिट बनाते हो ऐसा बोल रहा है, बरोबर। तो मुझे बताओ अगर एक यूनिट 20 रुपए में अगर बिकता है तो 80,000 यूनिट कितने रुपए में बिकेंगे, 16 लाख में। 80,000 इंटू 20 रुपए करोगे तो कितना आएगा, 16 लाख। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट को बनाने के लिए 10 रुपए लगते हैं, तो 80,000 यूनिट को बनाने में कितना लगेगा, 8 लाख, बरोबर। तो कंट्रीब्यूशन भी कितना आ जाएगा, 16 लाख में से 8 लाख जाएगा तो कंट्रीब्यूशन भी 8 लाख बचेगा क्या, डन। अच्छा, और फिक्स कॉस्ट भी सवाल में दे रखा है क्या, 4 लाख की टोटल फिक्स कॉस्ट है क्या, तो फिक्स कॉस्ट भी 4 लाख अगर माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट कितने का आ जाएगा, 4 लाख। होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया कैसे बना है। चलिए, तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैंने ये स्टेटमेंट बनाया, अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पर हम लोग पहले निकाल देते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हालांकि वहाँ पर सिर्फ आपको बीईपी सेल निकालने बोला था, बट मैं आपको सारी चीज़ निकालना सिखाऊंगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहेगा, एक सवाल रहेगा कि सर फॉर्मूला तो ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100 होता है, बट कौन सा कंट्रीब्यूशन लेना है, ये पर यूनिट वाला या टोटलिटी वाला। बेटा दोनों में से भी कर सकते हो आप, सेम ही आंसर आना है। मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूँ। देखो, अगर आप पर यूनिट वाला रेट लोगे तो कंट्रीब्यूशन कितना था, 10 रुपये, और पर यूनिट में सेल कितना था, 20 रुपये। तो 10 रुपये डिवाइडेड बाय 20 रुपये इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा आंसर आपका, 50%, बरोबर। कितना आंसर आ गया, 50%। अच्छा, मान लो अगर आप टोटलिटी में वैल्यू को लेते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन टोटलिटी में कितना था, 8 लाख, जबकि टोटलिटी में आपका सेल कितना है, 16 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा, 50%। तो कोई फ़र्क पड़ा क्या, टोटलिटी से लो या पर यूनिट से ले लो, कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं। चलिए, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल। अगला पॉइंट या अगली चीज़ क्या निकालना है, ब्रेक इवन सेल। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ब्रेक इवन सेल रुपीज़ में भी निकलता है, यूनिट्स में भी निकलता है, दो चीज़ों में निकलता है वो। तो मैं पहले आपको रुपीज़ में निकालना सिखा दूँ। तो ब्रेक इवन सेल अगर रुपीज़ में निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवीआर। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो फिक्स कॉस्ट कितना था हमारे पास, 4 लाख, जबकि पीवीआर कितना है हमारे पास, 50%। तो आपका आंसर कितना आ गया होगा, 8 लाख रुपए। तो आपका बीईपी सेल कितना आ जाना चाहिए था, 8 लाख रुपए आपका बीईपी सेल आ जाना। अच्छा, यही बीईपी अगर मुझे यूनिट्स में निकालना होता, ये मैंने काय में निकाल दिया, ब्रेक इवन सेल रुपीज़ में निकाला। अगर मुझे ब्रेक इवन सेल मतलब बीईपी सेल अगर काय में निकालना होता, इन यूनिट्स में अगर निकालना होता, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो हमें फिक्स कॉस्ट पता है 4 लाख, और हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी पता है क्या, 10 रुपीज़। तो हमारा आंसर 40,000 यूनिट्स आ जाएगा क्या, करेक्ट, डन।
और इसके अलावा मैंने आप लोगों को मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सिखाया है क्या? तो हम अगली चीज निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगली चीज निकालते हैं थर्ड पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले था, एक एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल। तो मुझे जरा सवाल में देखकर बताओ हमारा एक्चुअल सेल कितना निकला है टोटल में। तो हम एक यूनिट को 20 रुपए में बेचते हैं, ऐसे हमने 80,000 यूनिट बेचा है, तो 16 लाख का एक्चुअल सेल था क्या? 16 लाख का देखो सवाल में आपने ऊपर स्टेटमेंट में लिखा होगा एक्चुअल सेल कितने का है, 16 लाख का एक्चुअल सेल है, राइट। जबकि बीईपी सेल कितना है? बीईपी सेल आपने ब्रेक इवन सेल निकाला है, बीईपी सेल 8 लाख था क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 8 लाख आंसर आ जाएगा क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का? 16 लाख में से 8 लाख जाते कितना बचेगा? चलिए, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना निकल रहा है हमारा? 8 लाख रुपए। अच्छा, इसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी बताया गया था क्या? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो प्रॉफिट कितना है हमारा? प्रॉफिट था हमारे पास, देखिए सवाल में सबसे ऊपर आपने प्रॉफिट निकाला होगा, स्टेटमेंट बनाया होगा, उसमें आपका प्रॉफिट निकला होगा। कितने का प्रॉफिट था? 4 लाख का। और पीवीआर कितना था आपके पास? 50%। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 50% करोगे तो आंसर 8 लाख ही आता है क्या? क्या निकल गया आपका? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों फॉर्मूले से सेम आ रहा है क्या? यस। तो मैंने आप लोगों को इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर 3 चीजें निकालना सिखाया। एक तो पीवीआर, राइट, दूसरा बीईपी और तीसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करेक्ट। जल्दी से आप लोग स्टार्ट हो जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्यूशन इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। और आपको सबसे पहले याद रखना, जब भी आप बीईपी से रिलेटेड चैप्टर के सॉल्यूशन करोगे, सबसे पहला काम आपने स्टेटमेंट बनाने का रहेगा। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम, करेक्ट। अब स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम कैसे बनता है हमारा? तो स्टेटमेंट ऑफ मार्जिनल इनकम में सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर का, फिर उसके बाद 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक पर यूनिट के लिए और एक टोटल के लिए। अब हमको जैसी इंफॉर्मेशन दी होंगी हम उसके हिसाब से चलेंगे, राइट। चलिए, तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया है रेडी। और फॉर्मेट रेडी होने के बाद सेल, राइट। तो देखो हमें सवाल में सेल दे रखा है 2,40,000 और ये टोटल है, इसलिए मैं टोटल के कॉलम में लिख रहा हूँ 2,40,000। अच्छा, सेल में से क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से क्या माइनस होता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या सवाल में वेरिएबल कॉस्ट दिया है? आंसर इज नो। तो रुक जाओ। उसके बाद कंट्रीब्यूशन आपको दिया है क्या? ना जी, कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया है, तो ठीक है आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है? फिक्स कॉस्ट, बराबर। तो क्या फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? हाँ जी, फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? हाँ जी। कितना दिया है? 70,000। और फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करो तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट या लॉस। तो क्या आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है? कितना? 50,000। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या किया था? सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया था तो कंट्रीब्यूशन आया था क्या? और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस किया था तो प्रॉफिट आया था क्या? क्या आपके पास प्रॉफिट है? क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट है? तो क्या कंट्रीब्यूशन आ सकता है क्या? कैसे आ सकता है? फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, सॉरी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों को प्लस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सिंपल सा गणित है। अगर आप स्टेटमेंट से सीधा आ रहे थे, उल्टा जाके तो सोचो थोड़ा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस हुआ तो नेट प्रॉफिट आया। तो अगर मैं रिवर्स कैलकुलेशन करूं तो नेट प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट ऐड हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्या? आपको ये दिमाग लगाना चाहिए था कि अगर मैं 1,20,000 मतलब क्या वैल्यू थी कंट्रीब्यूशन की जिसमें से 70,000 माइनस करने पर 50,000 आ रहा है। तो हमें वो यहाँ क्वेश्चन में आपको पता करना था कितना आएगा? 1,20,000। और अगर अब आपको 1,20,000 पता चल चुका है कंट्रीब्यूशन है और सेल 2,40,000 है,
तो ऐसा वेरिएबल कॉस्ट कितना रहा होगा, तो ऑब्वियस है सेल और कंट्रीब्यूशन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो कितना आएगा 1 लाख। या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये वेरिएबल कॉस्ट इधर जाएगा तो और कंट्रीब्यूशन इधर आएगा तो माइनस, मतलब सेल माइनस कंट्रीब्यूशन करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। चलिए, अगर आपके पास ये डेटा निकल चुका है, सर सवाल में यूनिट्स के लिए जानकारी कैसे निकालेंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो नहीं निकालोगे, राइट। अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आप क्या नहीं करोगे, नहीं निकालोगे पर यूनिट के लिए। चलो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इस बेसिस पर आपको 2 चीज़ें निकालनी थी। पहली पीवीआर, तो होप पीवीआर का फॉर्मूला क्लियर है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना था 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल है 2,40,000 इनटू 100, तो 50% आ गया क्या, ये क्या आ गया 50% पीवीआर। दूसरी चीज बीपी निकालना था क्या, और बीपी इन रुपीज निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवीआर। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी और पीवीआर कितनी है, तो कितना आ जाएगा 1,40,000। चलो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं क्या, लिखा नहीं बट हम हमारे नॉलेज के लिए अभी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हैं क्या, कैसे निकल जाएगा, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर, प्रॉफिट अपॉन पीवीआर। प्रॉफिट कितना था 50,000 डिवाइडेड बाय पीवीआर कितना था 50%, तो 1 लाख का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा क्या। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला है, जरा उससे भी चेक कर लो सेम ही आता है कि नहीं आता। एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, तो एक्चुअल सेल 2,40,000 है और बीईपी सेल कितना है 1,40,000, तो 1 लाख ही आंसर आता है क्या, सो सिंपल। चलिए, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 था। इसी तरीके से आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 3 है ये होमवर्क है, राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 4 को रहने दो, 5 होमवर्क है, ठीक है। उसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर 6 होमवर्क है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 होमवर्क है। उसमें ये वाला जो पॉइंट है, सेकेंड वाला पॉइंट, चलो एक काम करो, सेकेंड को भी 7th को भी अभी रहने दो फिलहाल में, वो भी एक बार डिस्कस कर लूँगा आपके पास। तो अभी तक मैंने कौन कौन से होमवर्क के तौर पर आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, 5, 6, उसके बाद 9 में भी कुछ पॉइंट है जो आपको नहीं जमेंगे। चलो डन। तो इतने क्वेश्चंस है, आपको क्या करना है, जितनी बातें भी सिखाया हूँ उतनी चीज़ें आपको सॉल्व करके आनी है, राइट। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे किससे रिलेटेड, इसके जो सेकंड, मतलब हमने 2 चीज़ है जो अभी सीखा नहीं है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट निकालना और एस्टिमेटेड सेल्स निकालना। तो वो 2 चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट सेशन में क्या करने वाले, सीखने वाले, और कुछ वेराइटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स है जो हम कवर करने वाले नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस सेशन को यहीं पर करते हैं एंड।